हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 2014 के DU LLB के प्रीवियस ईयर पॉलिटी एमसीक्यूज़, जिसमें मैंने 2019 से 2015 तक आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द एमसीक्यूज़ ऑफ पॉलिटी विद एक्सप्लेनेशन एंड अदर पॉसिबल क्वेश्चंस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द 2014 DU LLB एंट्रेंस पेपर पॉलिटी क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। The first question: the Legal Services Authorities Act 1987 was enacted under which provision of the Constitution? A. Article 21, B. Article 39, C. Article 39A, D. Article 49A. The correct answer is C, because Article 39A is talking about promotion of इक्वल जस्टिस। हम इक्वल जस्टिस कैसे दे सकते हैं? और फ्री लीगल एड टू द पुअर, कि हम लोगों को फ्री लीगल एड दें, एक फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करें। तो ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, सो दिस इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अब ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसी के अंदर इसी प्रोविजन को चलते हुए हमने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को इनैक्ट करा है। अब हम देखते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, जो लीगल एड स्कीम है, सबसे पहले इंडिया में जस्टिस PN भगवती ने इसे इंट्रोड्यूस करा था। और व्हाट आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट? द फर्स्ट इज दैट टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कि वीकर सेक्शन को, जो हमारे सोसाइटी का जो कमज़ोर तबका है, उसको फ्री लीगल सर्विसेज देने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, तालुकाज लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ सेटअप की गई हैं। देन उसके बाद हमारा यह निश्चित करने के लिए, टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस, कि हर किसी को न्याय मिलने की एक मौका देना चाहिए। ठीक है, वो किसी को मना नहीं कर सकते हैं। एंड टू ऑर्गेनाइज द लोक पंचायत्स, लोक बेसिकली लोक अदालत्स, टू सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो इसलिए लोक अदालत को एस्टेब्लिश किया गया है। अदर देन दैट, लोक अदालत से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कौन कौन से केसेस हम लोक अदालत के सामने लेके जा सकते हैं। जैसे मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम, मैट्रिमोनियल केसेस के, लैंड एक्विजिशन क्लेम्स के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के, या बैंक सूट्स के, या सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स जो हम कह सकते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस के नहीं हैं। ठीक है, तो ये सभी मैटर्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन आई हैव सीन इन द LLB एंट्रेंस, सो प्लीज़ डू लर्न दीज मैटर्स, जो इसके हम केसेस लोक अदालत के सामने ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ A. लोकसभा एंड राज्यसभा, B. लोकसभा राज्यसभा स्पीकर डेप्टी स्पीकर, C. प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा, D. लोकसभा राज्यसभा यूनियन मिनिस्ट्री। द करेक्ट आंसर इज C। ठीक है, दो द प्रेसिडेंट is not a member of House of Parliament, but the President is an integral part of Parliament, because कोई भी बिल एक्ट में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब प्रेसिडेंट का असेंट मिले। दैट्स वाई द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ इट्स प्लानिंग कमीशन? अब प्लानिंग कमीशन क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 2014 का पेपर है, उसमें प्लानिंग कमीशन लिखा था। A. फाइनेंस मिनिस्टर है, B. प्राइम मिनिस्टर है, C. प्रेसिडेंट है, D. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। सो द करेक्ट आंसर इज हमारे प्राइम मिनिस्टर, दैट इज नरेंद्र मोदी। एंड हु इज़ द CEO ऑफ, हमारे अभी प्रेजेंट में CEO कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन: द प्रेरोगेटिव रिट यूज्ड टू कमांड अ पर्सन और अ पब्लिक अथॉरिटी हु इज डिटेनिंग अनदर इन कस्टडी to produce that person before the court? A. habeas corpus, B. certiorari, C. quo warranto, D. mandamus. The correct answer is basically हमारा हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, कि जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ताकि हम उसका लीगलिटी चेक करें कि उसे लीगली डिटेन किया गया है या इलीगली किया गया है।
ठीक है। तो अब ये जो हमारी रिट है हैबिस कॉर्पस, वो पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के खिलाफ इशू करी जा सकती है। और ये हमारी किस लिए होती है? ये पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। गारंटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी है ये हमारी रिट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज द ओनली रिट अमंग द 5 रिट्स विच कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। बिकॉज पर्सनल लिबर्टी क्या है? हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि सस्पेंड नहीं हो सकता ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 20 एंड 21 हमेशा कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। दैट्स वाई हैबिस कॉर्पस इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a writ by court to some person or body to compel it to perform some public duty is quo warranto, habeas corpus, mandamus, prohibition. The correct answer is mandamus. It is MAN, mandamus. Mandamus means we command, मतलब कि हम कमांड दे रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी करिए। वो ड्यूटी किसी स्टैट्यूट में इस्टेब्लिश होगी या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश होगी। सो मैंडेमस का मतलब होता है बेसिकली इट डायरेक्ट्स एक्टिविटी, कि वो किसी पर्सन को कह रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि आप इस काम। वी कैन इशू दिस रिट टू अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, पब्लिक बॉडी, इंफीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू रिकमेंड ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, B. Prepare annual budget. C. Advise President on financial matters. D. Allocate fund to finance ministers of union and states. The correct answer is, हमारा कौन सा correct answer है? That is distribution of revenue between center and states is the correct answer. अब फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड अदर फैक्ट्स आपको बता दें तो आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है इसे। और हमारा जो फाइनेंस कमीशन है 5 मेंबर्स का कमीशन है, जिसमें 1 चेयरमैन अनदर 4 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस जो है वो पार्लियामेंट बताती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर रखा है। सो दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो डू लर्न द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ओके, the next question, by which constitutional amendment act the voting age was reduced from 21 to 18 years? 61, 7th, 42, 54। ऑब्वियसली 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था कि अब 18 साल के पर्सन भी वोट दे सकते हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट? ठीक है, संवैधानिक राइट है मगर मौलिक राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ए. राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, डी. राइट टू मूव फ्रीली। द करेक्ट आंसर इज हमारा सी, because right to property is now a constitutional right under article 300A in part 12 of the constitution। कौन सी अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट से हुआ है। ठीक है। सो आर्टिकल 31 जो है वो डिलीट हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज बाय कन्वेंशन ऑलवेज हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ एन अपोजिशन पार्टी? कि कौन सी पोस्ट है इनमें से जो हमेशा विपक्षी पार्टी का ही मेंबर होता है, वो उसके ऊपर होता है? डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। सो द डी इज करेक्ट, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब द अदर फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट रिलेटिंग टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज दैट द पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारा 1921 का है। मेंबर्स इसमें जो 22 होते हैं, कौन इलेक्ट करता है? पार्लियामेंट हर साल इलेक्ट करती है बाय विद द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और एक मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड, मिनिस्टर इसमें इलेक्ट नहीं हो सकता है। और इसका टर्म कितना होता है इस कमेटी का? 1 साल का होता है। चेयरमैन जो होंगे या स्पीकर अपॉइंट करेंगे फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स। ठीक है। इनवेरिएबली हमेशा से ही ये अपोजिशन पार्टी से सिंस 1967 इस प्रथा को अपनाया जा रहा है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स करना कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल की, जो कि पार्लियामेंट के सामने हमारे प्रेसिडेंट रखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, so the question is the word state is defined under which article of the Constitution of India? A. Article 12, 13, 14 and 18। the correct answer is 12। अब 12 में मेंशन किया गया है कि यूनियन इन द basically the state legislative and executive organ of the union government, the executive and the legislative organ of the state government,
all the local authorities or any other authorities. Even any private body that is working for the government of India is also comes under the word state in article 12 of the constitution, जिनके खिलाफ आप आपके वॉयलेशन ऑफ अपने आपकी यदि फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज petitions to the Supreme Court of India under Article 32 of Indian Constitution are subject to rule of res judicata except petitions for A. Quo warranto, B. certiorari, C. habeas corpus, D. prohibition. द करेक्ट आंसर इज हैबिस कॉर्पस. देखिए जो रेस जुडिकाटा का मतलब होता है जिसका पहले से डिसीजन आ चुका है, अब दोबारा कोर्ट उसे नहीं लेगी. सो जो हैबिस कॉर्पस है इसमें एक्सेप्शन में आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर. डू नो दिस. देन नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट enjoys द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पीपल, आर्म्ड फोर्सेस. The correct answer is House of the People, that is the lower house or the Lok Sabha, because the Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. ठीक है. Then next, electoral disputes arising out of presidential and vice presidential elections are settled by Central Election Tribunal, B. Supreme Court of India, C. Joint Committee of Parliament, D. Election Commission of India. The correct answer is Supreme Court of India. Okay, then next, a lok adalat is different from other courts because its decisions cannot be challenged in any court of law. इसको हम challenge नहीं कर सकते हैं किसी court of law के अंदर, because the system is developed by the judges, because the parliamentary act guides it. D. none of the above. ऑब्वियसली ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज लोक अदालत के अंदर कोई नॉर्मल प्रोसीजर्स जैसे कोर्ट में ये होते हैं वैसे कुछ फॉलो नहीं होता है, ना ही आप इसके डिसीजन को आगे चैलेंज कर सकते हैं. तो ये पहले दोनों पार्टीज़ को बेसिकली सेटिस्फाई करा जाता है, उनकी एक उनसे पूरा का पूरा उन्हें माना मतलब कि उनसे पूरा का पूरा एश्योरेंस लिया जाता है, ठीक है, कि वो इस डिसीजन को मानेंगे लोकसभा के लोक अदालत के. सो दैट्स वाई कैनॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. Right to information is a constitutional right, legal right, fundamental right, contractual right. सी देखिए ये 2014 का पेपर है, उसके आंसर्स में ये लीगल राइट था, बट नाउ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, फंडामेंटल राइट इसे रिकॉग्नाइज़ किया है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस में. ठीक है, और हमारा आर्टिकल 19 का जो क्लोज 1 का सब क्लोज ए है जो राइट ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर भी इसे फंडामेंटल राइट बताया गया है. नेक्स्ट इज राइट टू प्राइमरी एजुकेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया falls under directive principle of state policy, fundamental rights, civil rights, preambles of constitution. ऑब्वियसली द फंडामेंटल राइट अब हमारा कौन सा है, आर्टिकल 21A है, जिसमें बात की गई है दैट इज़ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया है, एलिमेंट्री एजुकेशन. देन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the Supreme Court to determine the disputes between the Union of India and its states and between the states. So it is about original jurisdiction. A. Article 141, Article 131, Article 356, Article 350. The correct answer is Article 3131. That is original jurisdiction of Supreme Court. Original means हमारे पास सबसे पहले आएगी, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सक्लूसिव भी है. एक्सक्लूसिव का मतलब है वो किसी और के पास नहीं जा सकती, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो मैटर्स आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर कंटेन्ड इन ए. आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, आर्टिकल 368, 375. द करेक्ट आंसर इज 368. सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें द पार्लियामेंट की पावर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की. Both the president and the governors in India have the power to promulgate the ordinances. The statement is true, false, true only if the parliament and the concerned legislature is not in session, and D, the true if the parliament and the concerned legislature is in session. Obviously C is the correct answer, because जब parliament हमारा legislature session में नहीं होता तभी हमारे president और governor ordinance बना सकते हैं. और प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है 123 है, और जो हमारे गवर्नर हैं उनका आर्टिकल 213 है, जिसके अंदर वो हमारे ऑर्डिनेंसेस को बना सकते हैं जब उनके लेजिस्लेचर सेशन में ना हो तो. देन
Directive principle of state policy are enshrined in the which part of the constitution? पार्ट 1 2 3 4, ऑब्वियसली 4 है, ठीक है, 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स है, 4 ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. नेक्स्ट, द expression socialist was introduced in the preamble of India by the constitution. कौन से अमेंडमेंट से? 42nd, 44th, 46th, 74th. ऑब्वियसली जो प्रेम्बल में तीनों शब्द ऐड किए गए थे, 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, वो 42nd अमेंडमेंट से हुए थे. सो नेक्स्ट इज द सॉवर्निटी इन इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू, कि सॉवर्निटी मीन्स द पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. दैट्स वाई द पीपल इज द आंसर. ओके, मैंने आंसर ही बता दिया है. देन हमारा, सो दीज आर द हमारी बेसिकली हम कह सकते हैं हमारे 2014 के क्वेश्चंस. सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज़. आप कमेंट करके बताइए हाउ डू, मतलब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू click on the bell icon also, so as to get the notifications automatically. Thank you so much. Hope to see you all in the next session.